Hi everyone, this is Lakshmita Patel and in this lecture we are going to study about the agricultural practices. So far in our earlier lectures we have learned about many agricultural practices, and after these we come to the next practice or activity which is done by the farmers, that is harvesting. Harvesting is a very important task for the crop. जब हमारी क्रॉप ग्रो होके मेच्योर हो जाती है, देन इट इज द टाइम टू कट द क्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड. इट कैन बी डन बाय मेनी मेथड्स एंड लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. ओके, these are the notes which I have written for you. You have to note them down. So what is harvesting? Harvesting is actually the cutting of matured crops. क्रॉप के ग्रो होने के बाद वो मेच्योर हो जाते हैं, उसके बाद जब उसको कट करने की बारी आती है, that cutting process is called as harvesting. देन हार्वेस्टिंग क्या कर सकते हैं हम? दो तरह से हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कर सकते हैं. या तो हम मैनुअली, या फिर मैनुअली का मतलब होता है हाथ से हार्वेस्टिंग करें, एक एक करके जो फार्मर्स हैं या लेबर्स हैं वो पुल आउट कर दें, उखाड़ दें पौधों को ज़मीन में से. या फिर वी कैन ऑल्सो डू इट विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स. हाथ से नहीं करना है तो हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं. वेरी कॉमन टूल फॉर कटिंग द प्लांट्स इज सिकल. You must have seen this sickle. This is used for cutting the plants from the ground. Okay? तो ये तो हुआ हाथ से पौधों को कट करने का या उखाड़ने का तरीका, जिसको हम मैनुअल मेथड कहते हैं. दूसरा तरीका होता है यूजिंग मशीन्स फॉर द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग. अब कौन सी मशीन हार्वेस्टिंग में यूज होती है? तो जो मशीन हार्वेस्टिंग में या क्रॉप्स को कट करने में यूज होती है, उस मशीन को हम कहते हैं हार्वेस्टर. ओके, हार्वेस्टर इज यूज्ड टू कट और हार्वेस्ट द क्रॉप. नाउ जो यूजुअली सीरियल क्रॉप्स होते हैं, अनाज होता है जैसे गेहूं है, बाजरा है, वीट एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो क्रॉप्स होते हैं दे टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months टू ग्रो एंड गेट मेच्योर. इनको ग्रो होने में और मेच्योर हो जाने में 3 से 4 महीने लगते हैं. 3-4 महीने के बाद जब वो ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद बारी आती है उनको कट करने की. तो यूजुअली आफ्टर 3 to 4 months ऑफ सोइंग द सीड्स, द फार्मर हैज टू हार्वेस्ट द सीरियल क्रॉप्स. ओके, सीरियल का मतलब होता है अनाज. नाउ आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, कट करने के बाद अब बारी आती है कि क्रॉप में से जो काम के सीड्स हैं या अनाज हैं या गेहूं के दाने हैं, फॉर एग्जांपल उसमें कोई भी तरह का क्रॉप हो सकता है, हम वीट का एग्जांपल ले रहे हैं. अब बारी आती है कि जो ग्रेन्स हैं उनको उनके छिलके से या चाफ जिसको कहते हैं, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज हस्क, से सेपरेट कैसे करें. तो उसको सेपरेट करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स प्रेजेंट हैं. तो आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ. उसके ऊपर जो ड्राई छिलका होता है उसको हम चाफ कहते हैं. chaff or chaff, you can call it anything. This process of separating the seed grains and chaff is called as threshing. Okay, threshing is done by a machine these days. पहले थ्रेशिंग के अलग तरीके होते थे. फार्मर्स क्या करते थे, क्रॉप के बंडल को लेके उसको जोर से जमीन पे पटकते थे बार बार, जिससे क्या होता था, ग्रेन्स और चाफ एक दूसरे से अलग अलग हो जाते थे. लेकिन वो बहुत पुराने समय की बात है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं. आजकल हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है. वी ऑलरेडी हैव ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स फॉर द फार्मर्स. सो दीज डेज the chaff is separated from the grains with the help of a machine which is called as thresher, or you can also call it as combine. ओके, अब थ्रेशिंग मतलब क्रॉप को या सीड को उसके छिलके या चाफ से सेपरेट करना. इस सेपरेशन के मेथड को हम थ्रेशिंग कहते हैं. थ्रेशिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेशर और अ स्पेशल मशीन विच इज कॉल्ड एज कंबाइन. अब ये कंबाइन का नाम कंबाइन क्यों है? थ्रेशिंग इज डन बाय मशीन कॉल्ड कंबाइन बिकॉज इस मशीन से दो काम हो सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्क्स कैन बी डन एट द सेम टाइम. ये मशीन क्या कर सकती है, ये क्रॉप को कट भी कर सकती है और कट करने के बाद उसमें थ्रेशिंग भी कर सकती है. समझ में आया? सो दिस कंबाइंड मशीन इज अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. ओके, सो दीज डेज फार्मर्स हैव दिस वेरी गुड टाइप ऑफ मशीन जिसमें बहुत जल्दी थ्रेशिंग प्रोसेस हो जाता है, हार्वेस्टिंग भी हो जाता है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम इज सेव्ड बाय द फार्मर्स. ओके, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जब हम क्रॉप को ज़मीन से कट करते हैं हार्वेस्ट के टाइम पे विद द हेल्प ऑफ सिकल
और विद द हेल्प ऑफ हार्वेस्टर। तो छोटे छोटे जो उनके स्टेम के पीसेस होते हैं वो ग्राउंड में रह जाते हैं, क्योंकि हम एकदम ज़मीन से कई बार नहीं काटते, थोड़ा ऊपर से काटते हैं प्लांट को, तो उसके इतने छोटे छोटे जो लकड़ी के पीसेस हैं या स्टेम के पीसेस हैं वो ज़मीन में ही रहते हैं, ग्राउंड पर ही रहते हैं। इनको कहते हैं स्टब्स। दे आर कॉल्ड एज स्टब्स। आई हैव रिटन हियर, sometimes the stubs are left in the field after harvesting is done, and इन स्टब्स को रिमूव करना ज़रूरी है, तो ही तो फार्मर न्यू क्रॉप ग्रो कर पाएगा। अब हाउ आर दीज स्टब्स रिमूव? तो मेनी फार्मर्स यूज द टेक्निक टू बर्न देयर फील्ड। जितने भी स्टब्स ग्रो हो रहे हैं या सूखे पौधे या फिर सूखे पार्ट्स रह गए हैं क्रॉप के, उनको सबको बर्न कर देते हैं फार्मर्स, और पूरी लैंड को अच्छे से बर्न करने के बाद वो स्टब्स जल जाएंगे और फिर फार्मर न्यू क्रॉप ग्रो कर सकेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये स्टब्स को बर्न करने से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है और स्मोक होता है। सो इट इज़ एम्प्लॉयड कि आप कोई दूसरा तरीका यूज़ करें, या फिर आप प्लॉइंग कर दो फील्ड के ऊपर, तो वो स्टब्स मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय द फार्मर्स। ओके, इन स्मॉल फील्ड्स जहाँ बहुत बड़े बड़े खेत नहीं होते एंड द फार्म्स आर नॉट सो बिग, दे आर ओनली स्मॉल, सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स एंड चाफ इज डन बाय विनोइंग। तो बहुत छोटे जो खेत होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है, वहाँ फार्मर ने क्रॉप ग्रो करी है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्रॉप नहीं है कि उसके लिए इतनी बड़ी मशीन लाएं, कंबाइन लाएं, तो वहाँ पर ग्रेन्स को चाफ से सेपरेट करने के लिए फार्मर एक टेक्निक यूज़ करते हैं, मैनुअल मेथड, जिसको हम कहते हैं विनोइंग। फार्मर्स क्या करते हैं, पहले अच्छे से उसको थ्रेशिंग करके, बीट करके क्रॉप को, और फिर एक ट्रे जैसा लेते हैं, ब्रॉड ट्रे विच इज़ मेड ऑफ बैम्बू और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, और उसको फिर धीरे धीरे ऐसे ज़मीन पे डाला जाता है। उससे क्या होता है कि जो हैवी ग्रेन होते हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जो हल्का छिलका होता है, चाफ या हस्क जिसको कहते हैं, वो उड़ के दूर गिरता जाता है। अगर नेचुरल हवा नहीं चल रही है तो फार्मर्स कैन ऑल्सो यूज़ फैंस फॉर इट, कि पंखा चला देंगे और उसको विनोइंग ऐसे ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, ग्रेन्स नीचे गिर जाएंगे और जो भी चाफ या हस्क है, छिलके हैं, वो उड़ के दूर चले जाएंगे। इस तरह से भी ग्रेन्स को उनके चाफ से सेपरेट किया जा सकता है व्हेन देयर इज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर द फार्मर। ओके, नाउ आफ्टर स्टडीइंग एवरीथिंग अबाउट हार्वेस्टिंग, क्यों हार्वेस्टिंग करते हैं, क्यों हार्वेस्टिंग ज़रूरी है, क्या होता है हार्वेस्टिंग, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए वो है कि हमारी कंट्री में जो लार्जली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, बहुत सारे फार्मर्स रहते हैं, एंड इनफैक्ट हमारी कंट्री के हर पार्ट में एग्रीकल्चर होता है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है इंडिया में जहाँ एग्रीकल्चर ना हो। और जब फार्मर एग्रीकल्चर करते हैं, वो सीड सो करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, 4-5 महीने तक बिल्कुल मन लगा के मेहनत से पूरी क्रॉप को ग्रो करते हैं, और फिर जब हार्वेस्ट मिलता है, पूरी क्रॉप ग्रो होकर उनको रिजल्ट मिलता है, तो ये उनके लिए सेलिब्रेशन और जॉय की बात होती है। और इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो स्पेशली हार्वेस्टिंग सीजन में मनाए जाते हैं। अब हार्वेस्टिंग सीजन साल में बहुत बार आ सकते हैं, गर्मियों के बाद भी हार्वेस्टिंग सीजन आता है, ठंडियों के बाद भी हार्वेस्टिंग सीजन आता है। हार्वेस्टिंग टाइम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, एंड इन आवर कंट्री डिफरेंट प्लेसेस पे हार्वेस्टिंग सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते हैं। टू लिस्ट अ फ्यू ऑफ देम आई हैव रिटन सम वेरी स्पेशल फेस्टिवल्स, वेल नोन फेमस फेस्टिवल्स which are associated with the harvest season. These festivals are पोंगल, बैसाखी जो पंजाब में सेलिब्रेट होता है, होली एंड दिवाली जो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं हम, नवन्या एंड बिहू। These are the few special festivals which are celebrated all out the country, all throughout the country, and it is celebrated in the season of harvest because the farmers are very happy as they have got a very good crop after the harvest. Okay, so this was all about harvesting, and our next step is storage of crop. Okay, अब हार्वेस्टिंग का काम हो गया, फार्मर ने क्रॉप कट कर लिया, सब कुछ काम हो गया। अब ये एक लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बच जाती है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज प्रैक्टिस।
इतनी मेहनत करने के बाद, दिन रात पसीना बहाने के बाद, बहुत हार्ड वर्क करके फार्मर्स हमारे लिए फूड ग्रो करते हैं। अब अच्छा फूड ग्रो होने के बाद भी, क्रॉप ग्रो होने के बाद हार्वेस्ट मिल गया है, बहुत सारा स्टॉक मिल गया है क्रॉप का, लेकिन अगर उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया तो वो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा एंड ऑल द हार्ड वर्क विल गो वेस्टेड. And so it is very important that whatever crop the farmer has harvested after the months of this hard work, it should be very carefully and properly stored. Okay? तो ये स्टोरेज कैसे होता है, किस तरह से फार्मर्स अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में, दैट इज स्टोरेज ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप. फाइन. स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम स्टोरेज नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी क्रॉप को अफेक्ट कर सकती हैं. इट कैन बी अफेक्टेड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट कैन बी अफेक्टेड बाय फंगस इन्फेक्शन, पूरी क्रॉप पे फंगस ग्रो हो सकती है. इट कैन बी अफेक्टेड बाय रोडेंट्स, चूहे और माइस एंड रैट्स, दे कैन कम एंड ईट द क्रॉप. ओके, एंड दिस इज अ वेस्टेज, ऑल द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज. बहुत सारे इंसेक्ट्स और पेस्ट होते हैं जो क्रॉप में लग जाते हैं अगर, और एक बार हो जाते हैं तो फिर वो खाने लायक नहीं बचती. हमारे घरों में भी हम देखते हैं बहुत बार, ज़रा सा भी अगर एयर बॉक्स के अंदर जाती है या मॉइस्चर रहता है तो वहाँ पर इंसेक्ट्स या पेस्ट ग्रो होने लग जाते हैं और फिर हमें वो सब कुछ फेंक देना पड़ता है. ठीक है, तो अभी हमारे घर में तो बहुत छोटा सा स्टॉक रहता है, लेकिन फार्मर के पास तो ह्यूज स्टॉक है और वो सारा वेस्ट हो गया तो इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम. व्हाट द पीपल विल ईट. Fine. To avoid this, it has to be stored very properly. Now what happens when the crop is harvested? जब उसको हमने कट किया है और उसमें से सारे ग्रेन्स निकाले हैं, तो अभी वो फ्रेश पौधे थे, उनमें बहुत सारा मॉइस्चर था, वाटर कंटेंट था. अगर हमें स्टोरेज करना है और उनको बैक्टीरियल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, बचाना है, इंसेक्ट से भी बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से सारा मॉइस्चर रिमूव करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे आसान तरीका होता है कि जितनी भी क्रॉप है, लार्ज अमाउंट में भी क्रॉप है, तो उसको सन ड्राई करें. मैदान में उसको अच्छे से फैला के और उसको सन के नीचे बहुत दिनों तक रखते हैं, ताकि उसमें से जितना भी मॉइस्चर होता है, अगर छोटे मोटे कुछ इन्फेक्शन या कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब मर जाते हैं, सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, सारा मॉइस्चर चला जाता है एंड नाउ द क्रॉप इज सेफ. उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा. अब उसको अच्छे से स्टोर किया जा सकता है. ठीक है. So fresh crop has more moisture and to remove the moisture it has to be dried up under sun. Okay, this prevents the attack by insect, pests, bacteria and fungi and other microorganisms. फार्मर्स क्या करते हैं, ये सब ड्राई करने के बाद अब वो उसको स्टोर कैसे करेंगे, कहाँ रखेंगे, तो फार्मर्स यूजुअली यूज जूट बैग्स, जिसको हम जूट बैग्स ही कहते हैं. आप सबने देखे होंगे ब्राउन कलर के जूट से बने हुए, जूट फाइबर से बने हुए बैग्स होते हैं, जिनको गनी बैग्स भी कहते हैं. उसमें फार्मर्स बड़े बड़े बैग्स में ग्रेन्स को स्टोर कर देते हैं और फिर उन सारे बैग्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके बड़े बड़े ग्रैनरीज या हॉल्स या फिर गोडाउन्स में स्टोर करके रख दिया जाता है. ठीक है. So farmers store grains in jute bags and many times they also use metallic bins. मेटल से बने हुए बड़े बड़े डब्बे या बॉक्सेस या बिन्स यूज करते हैं फार्मर्स टू स्टोर द ग्रेन्स. लार्ज स्केल स्टोरेज, बहुत ज़्यादा स्टोरेज अगर करना होता है, क्योंकि इतना सा तो होता नहीं है, फार्मर तो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, सो इट इज़ डन इन सीलोज एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम. नाउ व्हाट आर सीलोज एंड व्हाट आर ग्रैनरीज? ग्रेन्स को स्टोर करने वाला जो गोडाउन होता है ना, उसको हम कहते हैं ग्रैनरीज. बहुत बड़े बड़े हॉल्स या रूम्स होते हैं एंड या शेड्स होते हैं, वहाँ पर सारे जूट बैग्स या गनी बैग्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दिया जाता है और उनके बीच में से जाने का या चलने का छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं. ये हुआ ग्रैनरीज. ठीक है, जहाँ अनाज को या ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं. दूसरा हुआ सीलोज. अब ये सीलोज क्या होते हैं? तो these silos are very tall and very big cylindrical structures. आपने पानी की टंकी देखी है, बिल्कुल वाटर टैंक जैसे, लेकिन ये मेटालिक हो सकते हैं या सीमेंट से बने हुए या कंक्रीट ब्रिक्स से बने हुए भी हो सकते हैं. दे आर वेरी टॉल एंड वेरी बिग. इसमें लार्ज क्वांटिटी, क्विंटल्स एंड टन्स ऑफ ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड. अब इनमें से फिर ग्रेन निकालते कैसे होंगे? तो अगर बहुत बड़ा सीलो है
सिलिंड्रिकल स्टोरेज है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी हाइट पे ग्रेन्स को रिमूव करने के लिए आउटलेट्स होते हैं। आप उन आउटलेट को ओपन करके उसमें से ग्रेन्स निकाल सकते हैं। उनके अंदर स्टोरेज करने के लिए इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए भी सारा इनबिल्ट मैकेनिज्म रहता है, एंड आर वेरी good and highly technological things these days used by the farmers for storage. Okay, I have written for you here, tall and big cylindrical structures are called as silos. Then गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इतनी बड़ी कंट्री चलाने के लिए और सब लोगों के लिए सिक्योरिटी फूड की रखनी पड़ती है। इसके लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट में फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है, ताकि कभी भी बुरा वक्त आए या जब भी ज़रूरत पड़े तो हमारी कंट्री में कभी भी खाने की कमी ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट जो स्टॉक बना कर रखती है, इतना सारा खाना, फूड ग्रेन, सीरियल ग्रेन, सब कुछ इकट्ठा करके रखती है, उस स्टॉक को हम बफर स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। सो प्लीज राइट डाउन, बफर स्टॉक is the stock of food grains which is done by the government of any country. Okay, now we can use many other methods to store the grains. We can use dried neem leaves. नीम की सूखी पत्तियों को भी यूज़ किया जाता है ताकि कोई कीड़े मकोड़े वगैरह पास में ना आए, उसकी स्मेल और उसका जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, नेचुरल केमिकल्स, उससे जो ये बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कीड़े मकोड़े पास में नहीं आते, तो हमारे ग्रेन्स बचे हुए रहते हैं। It is also used in homes by our mothers and neighbors. It is a very common and traditional method for storing grains at home. Okay, grains in large quantities are stored in big godowns. They are chemically treated. उनको केमिकल से ट्रीट भी करना पड़ता है, ग्रेन्स को नहीं, गोडाउन्स को। जिस भी जगह में या रूम में या शेड में हमें ग्रेन्स रखना है, पहले वो पूरे एरिया को केमिकल से ट्रीट करते हैं ताकि वहाँ कोई कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट पेस्ट, रोडेंट्स, रैट्स, माइस या फिर इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहें। तो केमिकल से ट्रीटमेंट करने से वो सब पूरी जगह सेफ हो जाती है, फिर हम वहाँ पर ग्रेन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल दीज प्लेसेस आर केमिकली ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पेस्ट्स। दिस वाज एवरीथिंग अबाउट storage of grains, and it is a very important practice for the farmers which saves and protects our crops. Okay, अब ये सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पर ख़त्म होती हैं और सारा फूड जो है इट इज़ नाउ रेडी टू रीच होम्स एंड टू बी ईटन बाय द पीपल। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के एंड में जो हमें पता होना चाहिए। पहला टॉपिक है इम्प्रूवमेंट या फिर इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब वी आर इंक्रीजिंग इन नंबर वेरी विगरसली, हमारी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती जा रही है और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि फूड का प्रोडक्शन भी बढ़े। तो आजकल फूड को प्रोड्यूस करने के लिए और उसका प्रोडक्शन या यील्ड को बढ़ाने के लिए बहुत सारे न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स और रिसर्चेस हो रहे हैं, जिससे हम नए नए तरह के सीड्स बना रहे हैं और ये सीड्स जब ग्रो होते हैं तो हमें बहुत सारा फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, these days special types of new seeds have been formed by the researchers and scientists which give more amount of grains or more amount of fruits or vegetables to us to fill the stomachs of this big population. Okay, and this is also done by a method called hybridization. It is not in all the books, but many students might have this section in their books which is called as hybridization. Hybridization एक artificial method होता है which is done by us human beings. इस मेथड में हम कोई भी अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ के प्लांट्स को मिक्स करके, उनकी क्वालिटीज़ को मिक्स करके नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन। फॉर दिस मे बी विल डू सम डिफरेंट वीडियो नेक्स्ट टाइम। ओके, तो डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ कैन बी यूज, हम जैसा चाहें वैसी क्वालिटीज़ सीड में या प्लांट में ग्रो कर सकते हैं बाय डूइंग रिसर्चेस एंड एक्सपेरिमेंट्स, and this process is called as hybridization. and animal husbandry जो next topic है वो हम already first lecture में ही पढ़ चुके हैं कि जब हम plants को large scale पे grow करते हैं तो उसको हम agriculture कहते हैं, और जब human needs के लिए, meat के लिए, eggs के लिए, leather के लिए या फिर हनी के लिए या फिर फिशेस के लिए जब हम लार्ज स्केल पे एनिमल्स को या लाइव स्टॉक को ग्रो करते हैं तो उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री।
ओके, अब आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए सारे. दीज आर ऑल योर नोट्स एंड द कंप्लीट चैप्टर इज विथ यू. कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जैसे कि फिश को लार्ज स्केल पे ग्रो करना, उसको पिसीकल्चर कहते हैं. सिल्क वॉर्म्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करके सिल्क बनाना, उसको सेरिकल्चर कहते हैं. सेम वे horticulture is a word which I told you earlier. So these are all the things which we and one which we have studied so far. One more thing, that fishes which are eaten in most of the parts of our country is a very nutritious food. In fact fish के अंदर से हमें मिलता है cod liver oil जो हमें fish से मिलता है, and this cod liver oil is very rich in vitamin D. So it is a very healthy food to consume in places where crops cannot be grown much more in quantity. And in these places which are coastal areas actually, इन सारे कोस्टल एरियाज जो समुद्र के पास वाले एरियाज होते हैं वहाँ क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते, तो वहाँ के लोग बहुत लार्जली डिपेंड करते हैं अपॉन एक्वाटिक फूड या मराइन फूड या फिर फिशेस which they obtain from the seas and oceans and which are very good in nutritional values. Okay, so with this we complete our chapter. Hope to see you all again in our next video in which we'll bring our new chapter. Okay, bye bye.